Recording in progress. जी बच्चों, तो चलिए अपने काम का आगाज़ कर देते हैं। तो उमर, आपको कोई बेटे प्रॉब्लम है तो आप उसी वक्त एक तो कोड किया करें। दूसरी बात यह है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो उसको आपने इस तरह से करना है, एक तो उसी वक्त। दूसरी बात यह है कि अगर इंडिविजुअल प्रॉब्लम है तो पहले वीडियो को देख लिया करें, ठीक है। और वीडियो को देखने के बाद उस पर जो है आप दोबारा उसको रीड करें, दोबारा देखें और फिर बात करें कि क्या मसला है, फिर हम देख लेंगे उसको, ठीक है। तो एक दफ़ा आप ट्राई करें हो, ठीक है। गो फॉर अहेड, एक दफ़ा आप ट्राई करें, ठीक है। क्योंकि बाकी सारे बच्चों को समझ आई है, तो एक अकेला बच्चा कहे कि जी मुझे तो अलहदा से ट्यूशन चाहिए, तो वो नहीं होता, क्योंकि एवरीबॉडी इज़ लर्निंग कलेक्टिवली। तो लिहाजा हर बच्चे को कलेक्टिवली बात करनी है, ठीक है। तो सी द रिकॉर्डिंग एंड देन टॉक विद मी, फिर आप बात कीजिए, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम इशू आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम यहाँ से लेके चलते हैं कि मीटिंग पासवर्ड मैंने कहा अगर किसी के पास नहीं है तो बच्चे को भेज दीजिएगा। अच्छा, माइक सब ऑफ रखेंगे, मैं बात शुरू करूँगा आपके साथ आज फ्रॉम द जीडीपी। देखिए जीडीपी का जो टॉपिक है उसमें सबसे पहली बात हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हम इसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है हमारा नेशनल इनकम का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। हम आम तौर पे जो नेशनल इनकम मेजर करते हैं उसका सबसे पहला इंडेक्स जीडीपी ही रखते हैं। इसको हम नेशनल इनकम एक्चुअली कहते ही जीडीपी को है। फिर उसके अंदर दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी हैं नेशनल इनकम के, लेकिन जीडीपी सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात यह है कि कल हमने नेशनल इनकम की बात की थी, तो सब बच्चों को ये पता है नेशनल इनकम क्या होती है। जी क्या होती है नेशनल इनकम? क्या कहा था हमने? हमने कहा था द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी की जो फाइनल आउटपुट होती है, उसकी जो वैल्यू होती है, यानी जितनी गुड्स बनी, जितनी सर्विसेज बनी, जूते बने, फल बने, फ्रूट्स उगे, स्टील बना, गोल्ड का जो कुछ बना, उन सब की वैल्यू को एक जगह जमा कर लिया जाए, उसको असेस कर लिया जाए, तो ये नेशनल इनकम है। जिस तरह एक घराने की इनकम मेजर करना ज़रूरी है कि जी ये लोग कितना कमाते हैं, कितना अर्न करते हैं, इसी तरह एक कौम की आमदनी का अंदाज़ा लगाना भी बहुत ज़रूरी है। एक नेशन की इनकम का अंदाज़ा होना भी बहुत ज़रूरी है कि मिन हैसुल नेशन हमने एज अ कौम हमने एक साल में क्या कमाया। तो वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी इन 1 ईयर इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या है शाबाश बच्चों? व्हाट इज़ नेशनल इनकम? नेशनल इनकम किसी भी कौम ने जो कुछ एक साल में कमाया है, ठीक है जी, जो भी एक साल में कमाया है या बनाया है, उसकी वैल्यू को अगर आप असेस कर लेंगे तो डेट इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। ठीक होगी बात? तो इसको हम कहते हैं ये नेशनल इनकम है। तो नेशनल इनकम क्लियर है सब बच्चों को? इसका मतलब पता है? जी जी उमर, इज इट क्लियर कि नेशनल इनकम क्या है? ठीक है, तो कल का कॉन्सेप्ट मैं रिवर्स करके लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं। क्लियर है जी? ठीक होगी बात। तो नेशनल इनकम हमें क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं बात नेशनल इनकम में डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात। लेकिन सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो अच्छा खासा टाइम ले लेता है, चूँकि सबसे पहली मेजरमेंट हम इसी की करते हैं। अगर ये मेजर हो गया तो समझिए हमारे सारे मसले हल हो गए। हम इसे जीडीपी कहते हैं। जीडीपी की कल डेफिनेशन हमने ये बताई थी
कि वो तमाम गुड्स और सर्विसेज जो कि एक कौम के अंदर रहने वाले रेजिडेंट्स, एक इलाके के रेजिडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन इसमें शर्त ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज उन्हीं जुग्राफियाई हदूद के अंदर की गई हो, यानी उस मुल्क के जो इलाका है, यानी डेट्स अ लैंड, उसके अंदर अंदर हो, तो हम इसको जीडीपी कहेंगे। इसलिए तो हम इसको डोमेस्टिक कह रहे हैं। डोमेस्टिक का मतलब ये होता है कि घर के अंदर। तो यहाँ घर क्या है हमारा? हमारा मुल्क हमारा घर है। तो हम ये कहते हैं द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, the value of goods and services produced by residents। residents से मुराद सिर्फ अपने, अगर हमें सिर्फ कौम के लोग लिखने होते तो हम कहते हैं नेशनल्स। हमने रेजिडेंट्स इसलिए लिखा कि ये बाहर के लोग भी हो सकते हैं जो उस मुल्क में आके काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री within its geographical boundaries during 1 year। एक साल के अरसे के दौरान किसी मुल्क के लोगों ने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं अपनी जुग्राफियाई हदूद के अंदर अंदर, उसे हम क्या कहेंगे? ये इस मुल्क का जीडीपी है। हम रिपीट करते हैं, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी आपने चीज़ें बनाई हैं, गुड्स बनाई हैं। अब गुड्स आप समझते हैं कि हमने फल उगाए हैं, हमने गाड़ियाँ बनाई हैं, हमने मोटरसाइकिल बनाए हैं, हमने पंखे बनाए हैं, हमने एसी बनाए, ये तमाम गुड्स हैं। इनकी कितनी वैल्यू, कितनी कीमत है आज इनकी जो हमने बनाए हैं। सर्विसेज हैं, लॉयर ने केस लड़ा है, कितनी फ़ीस ली है, डॉक्टर ने आपको मशवरा दिया है, कितनी फ़ीस ली है, ये भी इसमें जमा हो जाएगी। यानी जो चीज़ें बनाई हैं उनकी कीमतें और जो सर्विसेज दी हैं उनकी फ़ी जमा कर लेंगे, ठीक है। और इसकी जो टोटल जमा कर लेंगे इस मुल्क के तमाम लोगों की, तो हम इसे कहेंगे इस मुल्क का जीडीपी है। हाँ, अलबत्ता किसी ने बाहर जाके काम किया है, किसी के अंकल हैं, चाचू हैं, अमेरिका में हैं, किसी ने बाहर फैक्ट्री खोली, वो इसमें शामिल नहीं होगी। इसके अंदर सिर्फ क्या शामिल होगा कि रेजिडेंट्स का वो काम जो उन्होंने जुग्राफियाई हदूद के अंदर अंदर किया है, इससे बाहर नहीं किया। ड्यूरिंग 1 ईयर इट इज़ कॉल्ड जीडीपी। तो पहली बात यह है कि क्या जीडीपी हमें क्लियर है? जी उमर बेटे, थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दो यार, ये बड़ा मुश्किल लिखा है। इससे ज़्यादा कंट्रीज़ की इकनी भी हो सकती है नेशनल इनकम, तो बड़ा मुश्किल लिखा हुआ यार। अच्छा, सो आई कैन नॉट रीड उर्दू इन इंग्लिश, दैट्स द थिंग। उर्दू में आती है मुझे, इंग्लिश में आती है, ये बड़ा मसला है यार। अच्छा, एनीवे, तो अभी हम सिर्फ एक मुल्क की बात कर रहे हैं जो हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हर मुल्क करता है अपना, चाइना भी करता है, पाकिस्तान भी करता है, इंडिया भी करता है, बट हम अब एक मुल्क की बात कर रहे हैं, डेट्स पाकिस्तान। क्लियर जी? अच्छा, तो ये है बच्चों। अब सवाल ये पैदा होता है कि नहीं, वो एक अलग इशू है। पहले आमदनी देखिए बेटा, एक्सपेंडिचर बाद में देखेंगे। तो पहले आपने अपने जो आपने कमाया है पहले उसको देखिए कि क्या कितनी वर्थ की आपने गुड्स और सर्विसेज बनाई हैं, फिर हम देखेंगे उसको तरफ, एक्सपेंडिचर की तरफ। अब यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि हमें ये पता चल गया कि व्हाट इज़ मेंट बाय जीडीपी। अब जहाँ तक सवाल है, अगर हम बात करें कि जीडीपी को मेजर कैसे करना है, तो मेथड्स ऑफ मेजरिंग जीडीपी, मेथड्स ऑफ मेजरिंग जीडीपी। ठीक है। अच्छा जी, तो इसको मेजर करने के लिए 3 मेथड इस्तेमाल होते हैं, ठीक है।
इसमें थोड़ी सी आपकी हेल्प मुझे ये चाहिए होगी इस कॉन्सेप्ट में या किसी भी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में कि जो चीज़ मैं कह रहा हूँ आप उस पर फोकस करें। मतलब मैं अभी बात कर रहा हूँ आपके साथ ना जिस चीज़ के ऊपर, लेट्स से कि जी इस मुल्क के अंदर इतने की गुड्स बनी, इतने की सर्विसेज बनी, उसे जमा किया तो जीडीपी बन गया, तो आप इतना ही सोचें, ठीक है। तो कोई एक्सपेंडिचर की तरफ भाग रहा है तो कोई दूसरे मुल्कों की तरफ भाग रहा है, तो भाई फिर तो आप इकोनॉमिस्ट पहले ही बन गए। पहले बुनियादी कॉन्सेप्ट जब पढ़ रहे हैं तो जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आपसे हेल्प ये चाहिए कि आप सिर्फ उसके बारे में सोचें, डोंट वॉन्डर हेयर एंड देयर। आप अपने आप को अपने थॉट को फिरने ना दें, थॉट को वहीं पे रखें, फोकस्ड रखें। अच्छा, अब सवाल ये कि सबसे पहली बात तो ये कि जीडीपी मेजर कैसे करेंगे। तो हमारा अभी लेवल बिल्कुल बच्चों वाला है, तो हमें सिर्फ उस चीज़ को समझना है जो हम समझ लें, ठीक है। जब हम इसे समझ लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट हमें आ जाएगा, फिर मैं आपके हर सवाल का जवाब देंगे, फिर आप वॉन्डरिंग ऑफ थॉट कीजिएगा एक लेवल पे जाके, अभी ना करें। अच्छा, अब सबसे पहली बात यह है कि इसके मेथड्स कौन कौन से, आप इसको किस किस तरह से मेजर करेंगे। देखिए, एक तो इसका मेथड है जिसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ये बहुत अहम मेथड है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक्सपेंडिचर मेथड, खर्चे का तरीका कि कौम ने खर्चा कितना किया। दूसरा तरीका जो है उसको हम कहते हैं इनकम मेथड, कौम ने ओवरऑल आमदनी कितनी कमाई है। और तीसरा तरीका जो है वो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड या आउटपुट मेथड। अब यहां पे एक बात, वो क्या, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इन तीनों में से कोई भी एक तरीका लगा दिया जाए तो हम नेशनल इनकम मेजर कर सकते हैं। यानी जीडीपी मेजर हो सकता है, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड लगा लो, चाहे इनकम मेथड लगा लो, चाहे प्रोडक्ट मेथड लगा लो, तीनों बराबर देंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जो आपके फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं बराबर होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इन तीनों तरीकों से नेशनल इनकम को जब मेजर किया जाता है तो हमें सेम रिजल्ट मिलता है। इन तीनों तरीकों से हम कहते हैं कि जब हमें मेजर करते हैं नेशनल इनकम तो हमें सेम रिजल्ट मिलता है। तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले चलिए पहला मेथड लेते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। हम इकोनॉमिस्ट से पूछते हैं कि इकोनॉमिस्ट साहब आप क्या कहना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब बात ये है कि एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब ये है कि अगर हम पूरी कौम के लोगों के अखराजात को एक जगह इकट्ठा कर लें, एक्सपेंडिचर को जमा कर लें, ठीक है जी, तो नेशनल इनकम जमा हो जाएगी। यानी पूरी कौम के अफराद ने जितने अखराजात किए, जितने पैसे खर्च किए, जितने पैसे जेब से निकाल के खर्च किए, वो सारे के सारे जमा कर दिए तो हमारी नेशनल इनकम बन जाएगी या जीडीपी बन जाए। हम कहते हैं अच्छा जी चलिए बताइए कैसे। तो कहते हैं देखिए, एग्रीगेट का मतलब होता है मजमुआ, जमा करना, इकट्ठे करना। एग्रीगेट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप सब बच्चे जानते हो कि हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को सी से डिनोट करते हैं, बड़े वाले सी से, जिसको आप ब्लॉक लेटर सी कहते हैं ना। अच्छा, कॉमा इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग्स आप सब बच्चे जानते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग्स को किससे डिनोट करते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट को, शाबाश, हम आई से डिनोट करते हैं। कंजम्पशन को सी से डिनोट करते हैं, इन्वेस्टमेंट को आई से डिनोट करते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को किससे डिनोट करते हैं, शाबाश बच्चों, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को किससे डिनोट करते हैं, जी के साथ। एंड
एंड नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स को किससे नोट करते हैं बच्चों? शाबाश, एक्स के साथ। बिल्कुल सही है, लेकिन एक्स छोटा सा एन लगाते हैं इसके साथ। ड्यूरिंग 1 ईयर, 1 साल में। तो आप कहेंगे सर आपने तो हमें बड़ी सैर कराई, आपने कहा जी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, तो ये जीडीपी है। और जब मेजरमेंट की बारी आई तो आपने वही इक्वेशन लिख दी जो इससे पहले आपने हमें पढ़ाई थी, कि वो 4 एजेंट थे, उन्हीं 4 एजेंट्स को आपने जमा कर दिया, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स एन। तो मैं आपको जवाब ये दूंगा कि भाई बात ये है कि जो 4 एजेंट हैं वही खर्चा करेंगे ना, और ऊपर से कोई एलियंस ने आके खर्चा तो नहीं करना। खर्चा तो ज़ाहिर है या तो हाउस होल्ड करेंगे, या बिजनेसेस करेंगे, या गवर्नमेंट करेगी, या फॉरेन बायर करेगा। तो इसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का है, जो हमारे घराने, कोई शक की बात नहीं भी, हमारे घराने जो है वो वेजिटेबल्स ख़रीदते हैं, वो कर्टन्स ख़रीदते हैं, वो जो है फर्नीचर ख़रीदते हैं, रेफ्रिजरेटर ख़रीदते हैं, तो ये कंजम्पशन करते हैं। बिजनेसेस जो हैं वो स्टील ख़रीदते हैं, वो रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, ठीक है जी, वो लेबर ख़रीदते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो तारकोल ख़रीदती है, कंक्रीट ख़रीदती है, सीमेंट स्टील ख़रीदती है, डैम बनाती है। और आपका जो नेट एक्सपोर्ट्स है उसमें डिफरेंस है किस चीज़ का? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। तो सी सिंपल है, आई सिंपल है, जी सिंपल है, एक्स एन जो है नेट एक्सपोर्ट्स, ये क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स इज़ अ डिफरेंस ऑफ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये यहाँ लिख देते हैं, ये छोटी सी जगह यहाँ पे ले लेते हैं। तो नेट एक्सपोर्ट्स डिफरेंस है किसका? डिफरेंस है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का, यानी एक्स एन इज इक्वल टू एक्स माइनस एम। जाहिर है एक्सपोर्ट से पैसा कमाया है और इंपोर्ट से पैसा गया है, तो इन दोनों का जो बाहमी डिफरेंस है उसे हम नेट एक्सपोर्ट्स का नाम देते हैं, ठीक है। वो कैसे? देखिए, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये मेरा पैसा वो है जो मैंने एक्सपोर्ट से कमाया है, ये मैंने एक्सपोर्ट से कमाया है, दिस मच आई हैव अर्न फ्रॉम एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट से ज़ाहिर है अर्निंग होती है, और एक्सपोर्ट से पैसा इनफ्लो होता है, इकोनॉमी में आता है, तो ये मैंने कमाया है। और इंपोर्ट से पैसा मुल्क से बाहर जाता है, तो ये मैंने इंपोर्ट की है, तो इंपोर्ट से पैसा मुल्क से बाहर चला गया। तो एक्सपोर्ट से पैसा कमाया, इंपोर्ट से पैसा मुल्क से बाहर चला गया। अब इतना पैसा इसमें से कट ऑफ हो गया चूँकि मैंने पेमेंट कर दी इंपोर्ट्स की, तो ये इंपोर्ट्स हैं और ये एक्सपोर्ट्स हैं। तो एक्सपोर्ट से जो पैसा कमाया था उसमें से इंपोर्ट वाला पैसा माइनस हो गया। अब ये जो बचा है ये क्या कहलाएगा? शाबाश बच्चों, ये जो बचा है ये क्या कहलाएगा? ये हमारी नेट एक्सपोर्ट्स है, ये हमें बचा है, दिस इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट्स। यानी आप ये कह लीजिए कि एक्सपोर्ट से अर्न किया, इंपोर्ट का बिल अदा किया, और एक्सपोर्ट से कमा के इंपोर्ट का बिल देके जो बच गया वो नेट एक्सपोर्ट्स है। इसलिए हमेशा नेट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स होंगी एक्स माइनस एम के, ठीक है जी, एक्स माइनस एम के। इसलिए हम यहाँ पे सिंपल एक एक्स लिख देते हैं। बाज़ लोग ये इक्वेशन यूँ लिखते हैं कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, तो ये भी सही है, ये भी जीडीपी है, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं। क्या ख्याल है बच्चों? अब एक सवाल आप लोगों से, अब बताइए कि पाकिस्तान का जब जीडीपी कैलकुलेट होता है तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होती हैं कि इंपोर्ट ज़्यादा होती हैं? जी शाबाश। पाकिस्तान का जब जीडीपी कैलकुलेट होता है तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होती हैं, इंपोर्ट ज़्यादा होती हैं?
आप कहेंगे कि सर इंपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं। अच्छा, इंपोर्ट ज़्यादा होती तो हमारी नेट एक्सपोर्ट जो है वो क्या होती होंगी, नेगेटिव होती होंगी, पॉजिटिव होती होंगी? जी शाबाश। तो हमारी नेट एक्सपोर्ट्स जो है वो नेगेटिव आती हैं। हमारी इंपोर्ट की बार इतनी बड़ी और एक्सपोर्ट की बार इतनी छोटी सी, ठीक है, तो लिहाजा वो नेगेटिव आ जाएगी। तो जब नेगेटिव आ जाएगी तो वो नुकसान होता है, इसलिए हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाओ, चूँकि यहाँ पे पॉजिटिव की बजाय यहाँ पे आगे नेगेटिव लग रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, चलिए हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो अपना टॉपिक है। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक ये है कि एग्रीगेट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग 1 ईयर इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड। ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है। क्लियर जी। अब एक्सपेंडिचर मेथड के लिए समझने के लिए ऐसे ही एक डमी सी एग्जांपल बना लेते हैं। क्या एक डमी सी एग्जांपल बना लेते हैं और उसके अंदर हम लिख देते हैं कि जनाब ये हम एक्सपेंडिचर को राइट डाउन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि कौन से हेड्स हैं जिस पे आपने खर्च किया है। तो हम लिखते हैं कि कौन से हेड्स हैं जिस पे आपने खर्च किया। तो ये हमारे हेड्स हैं जिसमें हमने खर्च किया, या हेड्स हैं जो खर्च कर रहे हैं। तो एक तो हो गया हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन, ये हमने कंजम्पशन की है, इसको हम सी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है जी। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमने इसकी वैल्यू जो है डेट इज़ रिटन इन बिलियन रुपीस, तो हमने इसको बिलियन रुपीस में रखा हुआ है। ठीक है, वैल्यू को हमने बिलियन रुपीस में रखा हुआ है। तो हम ये कहते हैं कि सपोज कर लिया कि ये 600 बिलियन है जो हाउस होल्ड ने खर्चा किया है, सिर्फ ज़हन में एक एग्जाम्पल बनाने के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है? तो हम कहते हैं जी बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो है वो हुई है हमारी आई, एंड दैट्स इक्वलेंट टू 400 बिलियन। ठीक है। अच्छा, चलिए आखिरी चीज थी, सॉरी इसके बाद सेकंड लास्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स या गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। गवर्नमेंट ने जो स्पेंडिंग की है वो बराबर है हमारी 300 बिलियन के। ठीक है जी। और इसके बाद हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स वो हुई हैं, क्या कह सकते हैं, एक्सपोर्ट्स हमने की हैं 300 की बिलियन की, और इंपोर्ट हमने की हैं, इंपोर्ट हमने की हैं फ़र्ज़ कर लीजिए 200 बिलियन की। तो हम यहाँ पे तो एक अच्छा इमेज देते हैं ना अपना। तो अब देखिए टोटल कितना बना मेरा, हाउ मच टोटल आई एम हैविंग, डेट इज टोटल इज 600, 300 एंड देन 300। नहीं, गवर्नमेंट को बढ़ा दें यार, थोड़ा बुरा लगता है, गवर्नमेंट का खर्चा हमारा काफ़ी ज़्यादा है, 600 कर देते हैं। अब बताइए कितना, 600 जी। अब कितना हो गया शाबाश बच्चों, डेट इज 200, 300 बढ़ाया ना, तो 1700 कर देता हूँ ना, 1700 बिलियन रुपीस हमारा जीडीपी आ गया। ये आपने सिर्फ जहन में रखना है, ये इसलिए जहन में रखना है कि कैलकुलेशन आगे वो हमें अगर पेपर में देते हैं तो फिर तो अगर थ्रेटिकल देते हैं फिर तो हम एग्जांपल खुद ही लिख देंगे, 600, 400, 500 जो आप चाहें लिख के एक एग्जांपल बना दीजिएगा। लेकिन ज़्यादातर चांस ये है कि वो हमें न्यूमेरिकल देकर कहेंगे कि इसका टोटल कर दें। ठीक है, तो वो हम करके उन्हें दिखा देंगे। ठीक है, वो आगे चल के हम उसके पास पेपर क्वेश्चन लेकर ज़रा सॉल्व कर लेंगे। ठीक होगी बात। अब किसी भी मेथड को समझना एज सच कोई बिग डील नहीं होती, ये छोटी सी बात है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस इज इक्वल टू नेशनल इनकम जीडीपी। मसला ये होता है कि इसकी हर मेथड की कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, हर मेथड की कुछ प्रिकॉशंस होती हैं।
प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है जी? व्हाट यू से, व्हाट इज मेंट बाय प्रिकॉशंस? और बाज़ जगह पे इसे डिफ़िकल्टीज भी लिखा जाता है। ज़ाहिर है कुछ मुश्किलात हैं, इसीलिए तो एहतियात करनी पड़ती है। तो कुछ प्रिकॉशंस हैं, यानी हर मेथड की अपनी अपनी अलहदा प्रिकॉशंस है। बाज़ रिपीट होती हैं कि एक ही प्रिकॉशन इधर भी केयर करनी पड़ती है, उधर भी करनी पड़ती है, लेकिन हर मेथड की अपनी प्रिकॉशंस है। एग्जामिनर मेथड से ज़्यादा प्रिकॉशंस पे फोकस्ड होता है कि इसकी प्रिकॉशन लिख देंगे, इसकी प्रिकॉशंस क्या है। तो प्रिकॉशंस क्या होती हैं बच्चों जी? व्हाट आर द प्रिकॉशंस? केयर, एहतियात, सेफ्टी मेजर्स। बिल्कुल सही हो गया। अब ज़रा मुझे पहले तो ये इंश्योर करा दीजिए कि आप सब बच्चों को एक्सपेंडिचर मेथड की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये है क्या, समझ आ गया तो जी लिख कर एंटर कर दीजिए। तो पहली बात तो ये कि हमें ये समझ आ गया कि ये है क्या। अब इसकी प्रिकॉशंस को बड़े एहतियात से सुनना है आपने, केयरफुली। देखिए इसके अंदर बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो ख्वाबों में की जा सकती हैं, हकीकत में नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे बाज़ चीज़ें नॉन एक्सपेंडिचर। अब नॉन एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना, वो किसी भी सूरत एक्सपेंडिचर नहीं हो सकते। अब सवाल ये है नॉन एक्सपेंडिचर्स के। देखिए सबसे पहली बात ये है कि बाज़ जगह पे हम खर्चा ही नहीं करते, यानी बाज़ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, यानी गुड्स एंड सर्विसेज received without expenditure। वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हमें रिसीव हुई हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हमें रिसीव हुई हैं बगैर एक्सपेंडिचर के, बगैर पैसा खर्च किए, वो जीडीपी में शामिल नहीं हो सकती। वो चीज़ें जो हमें, वो सर्विसेज जो हमें बगैर पैसों के मिली हैं, द गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव विदाउट मनी दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ जीडीपी। मिसाल ये है कि आपने अपने ही फील्ड से जो है वो ओनियन उखाड़ लिया और इस्तेमाल कर लिया, तो ये आपका अपना फील्ड है। चूँकि आपने इसके कोई पैसे दिए ही नहीं है, या आपने यहाँ से ही निकाली वेजिटेबल्स और वो वेजिटेबल्स आपने इस्तेमाल कर ली, अब ये नेशनल इनकम में शामिल नहीं हो सकता। आप लाख जाके स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में जाके कहें नहीं ईमानदारी से मैंने 10 किलो प्याज यहाँ से निकाल के खाया है तो 10 किलो की कीमत लगाएं, वो कहेंगे नहीं, चूँकि तुम्हें ये मुफ्त मिला है लिहाजा इसकी कोई एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। इसी तरह फ़र्ज़ कीजिए कि आपके फादर जो हैं वो बहुत अच्छा मैथ कराते हैं, तो उन्होंने आपको पढ़ाया है, ये टीच किया है मैथमेटिक्स, ठीक है जी, मैथमेटिक्स। तो आप इसके पैसे कहेंगे जी अब्बू ने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया, आप यकीन करेंगे जो मार्केट के बेस्ट टीचर हैं ना उनसे भी अच्छा पढ़ाया, तो आप ऐसा करें कि अब्बू की इनकम के हिसाब से इसके अंदर 20,000 ऐड कर दें, वो कहेंगे नहीं हो सकता, क्योंकि ये नॉन एक्सपेंडिचर है, तुमने एक्सपेंडिचर किया ही नहीं। आप कहते हैं नहीं जी सुबह सुबह मैं उठा हूँ, क्लास पढ़ रहा था मुबशर साहब की, मेरी अम्मी ने बहुत अच्छी चाय बना के दी, आप यकीन करें पीसी में भी ऐसी चाय नहीं बनती, तो एक चाय के कप के ना आप कोई 500 रुपये लगा दें, वो कहेंगे नहीं, चूँकि ये चाय पैसों के बगैर मिली है तुम्हें, लिहाजा इसके कोई पैसे दर्ज नहीं हो सकते, तो नो सर्विस चार्ज। लिहाजा अपने खेत में से प्याज सब्जियां उखाड़ के खाना हम काउंट नहीं करेंगे। आपने
फादर से मैथ पढ़ा है, हम काउंट नहीं करेंगे। अपनी मदर से आपने खाना पकवा के खाया है, हम काउंट नहीं करेंगे, चूँकि ये नॉन एक्सपेंडिचर है। इसलिए हमने पहले ही कह दिया कि इस यहाँ ड्रीमिंग नहीं चलती। यहाँ पे जो खर्चा हुआ है वो काउंट होगा, जो खर्चा नहीं हुआ वो काउंट नहीं होगा। क्लियर बच्चों? बिल्कुल क्लियर है। जो खर्चा हुआ है वो काउंट करेंगे, जो खर्चा नहीं हुआ वो काउंट नहीं करेंगे। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, तो ये है इसकी पहली केयर। द फर्स्ट केयर इज दिस। सेकंड केयर क्या है? सेकंड केयर जो है, या सेकंड बड़ा प्रॉब्लम या डिफिकल्टी जो है वो ये है कि हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें इसके एक्चुअल एक्सपेंडिचर लेने हैं। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? एक्चुअल एक्सपेंडिचर। हमें इसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर चाहिए। लेकिन होता क्या है? द प्रॉब्लम इज दिस कि जीडीपी is calculated on the basis of market prices। मसला ये है कि ये कैलकुलेट किया जाता है मार्केट प्राइसेस की बुनियाद पे। मार्केट प्राइसेस का एक मसला ये होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि मार्केट प्राइसेस, problem is market prices include taxes and exclude subsidies। तो जीडीपी का मसला ये है कि कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइसेस। मार्केट प्राइसेस का जो प्रॉब्लम है, अच्छा, हम जो है बेटा उस सामान की बात नहीं कर रहे। सामान तो शामिल होगा, वो जो ख़रीदा है, चाय की पत्ती, दूध, वो शामिल होगा, लेकिन वो जो बनाने वाले के सर्विस चार्जेस हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, वो काउंट नहीं होंगे। ये हमने कहा जी। क्लियर? सवाल किसने भेजा था कि मैंने क्या कहा? मैंने क्या बात बताई बच्चों कि दूध, पत्ती, चाय के पैसे काउंट होंगे, बट सर्विसेज के पैसे वो नहीं होंगे। क्लियर? अच्छा, अब बात आ गई जी कि जीडीपी में प्रॉब्लम क्या है। जीडीपी कैलकुलेट हो रहा है किसकी बुनियाद पे? मार्केट प्राइसेस की बुनियाद पे। मार्केट प्राइसेस के अंदर क्या प्रॉब्लम है? मार्केट प्राइसेस का एक अपना प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर मार्केट प्राइसेस में इंक्लूड हो जाते हैं टैक्सेस। ठीक है जी, बल्कि हम इन्हें कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, के इनडायरेक्ट टैक्सेस इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं और सब्सिडीज एक्सक्लूड हो जाती हैं। तो हमें चाहिए इनको रीट्रीट कर लिया करें। अच्छा, पहली तो बात ये कि कैसे इंक्लूड होते हैं। देखिए, फ़र्ज़ कीजिए, सबसे पहली बात तो हम मिसाल ये लेते हैं कि हम उमर को भेजते हैं कि जाओ ज़रा बाज़ार से चाय की पत्ती ले आओ। ये क्या करता है? ये वहाँ से येलो लेबल का एक डब्बा ले आता है। येलो लेबल का एक जो पैकेट है, ½ kg का, ये ले आते हैं, और वो आता है 800 रुपये का, 6800 रुपीज़ का। ठीक है जी, 102 kg का जो है वो डिब्बा ले आते हैं। हम 800 रुपया नेशनल इनकम में या जीडीपी में शामिल कर देते हैं, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए कि ये 800 रुपया फैक्ट्री को गया है? क्यों जी? इज इट गॉन टू
जी शाबाश, 1 मिनट यार, इसको चार्जर लगा लें। अच्छा जी, तो बताइए क्या ये गया है? नहीं। आप कहेंगे नहीं सर, इसमें हुआ ये था कि 750 रुपये गए फैक्ट्री को, ये इसकी रिटेल प्राइस है, और इसमें सेल्स टैक्स शामिल था जिसको हम बकरी टैक्स कहते हैं, बिक्री टैक्स कहते हैं। तो ये चूंकि अवाम को बकरी बनाया तो बकरी टैक्स है, तो 50 रुपये चले गए गवर्नमेंट को। एक्चुअली फैक्ट्री ओनर को जो पैसा गया है वो गया है, जिसने बनाई है उसको जो पैसा गया है वो है 750, लेकिन गलती से ये 50 रुपये इसके अंदर इंक्लूड हो गए हैं जो इंक्लूड नहीं होने चाहिए थे, जो इंक्लूड नहीं होने चाहिए थे। ठीक होगी बात बच्चों? तो 50 रुपीज़ है वो गवर्नमेंट ले गई। समझ आ रही बात की? अगर ये समझ आई तो पहले तो ये बात करें। ठीक है जी, क्लियर? कि मार्केट प्राइस के ऊपर हमने 800 रुपया चाय की पत्ती का लिख दिया खाद, और इसी तरह से हमने जो है वो 850 काउंट कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट को 50 रुपये गए हैं, बाकी जो पैसे हैं 750 वो फैक्ट्री को गए हैं, तो लिहाजा ये इंक्लूड हो गया है जो कि इंक्लूड नहीं होना चाहिए था। एक मसला ये। दूसरी चीज़, अभी जो ओनियन वाले भाई बात कर रहे थे कि ओनियन हमने खाया है लेकिन उसकी जो, तो मैंने पहले भी कहा बेटा कि मैंने अभी बात की है कि दूध चाय की पत्ती के पैसे काउंट हुए हैं, चाहे बनाने के पैसे काउंट नहीं हुए। इसी तरह जो ओनियन वाले भाई हैं वो भी सुन लें कि भाई बीज के पैसों की मैंने बात नहीं की, मैंने खाद के पैसों की बात नहीं की, मैंने ओनियन उगाने की बात की थी। अच्छा, अब आगे चलते हैं तो आ जाती है, फ़र्ज़ कर लीजिए इसी के हवाले से, इन्हीं की बात से एक नई मिसाल आ जाती है कि आजकल पंजाब के काश्तकारों को पूछते हैं कि भाई आप खाद डालो ताकि हमारी फसल उगे, अच्छी उगे। वो कहते हैं जी हम नहीं डाल सकते। भाई क्यों नहीं डाल सकते? वो कहते हैं नहीं जी खाद की बोरी बड़ी महंगी है। तो गवर्नमेंट कहती है जी खाद की बोरी कितने की है? वो कहते हैं जी इसकी जो रिटेल प्राइस बनती है ना वो बनती है 10,000 रुपये, तो ये तो हम नहीं दे सकते। तो गवर्नमेंट फैक्ट्री से कहती है कि जितनी भी खाद की बोरियां हैं वो तुमने बेचनी है 8,000 रुपये की। फिर गवर्नमेंट काश्तकार से पूछती है 8,000 में ले लोगे? हाँ जी ले लेंगे। तो इसमें से जितनी बोरियां बिकेंगी उसका 2,000 कौन अदा करेगा? ईच ऑफ पैक 8,000 2,000 कौन अदा करेगा? गवर्नमेंट। जो 2,000 गवर्नमेंट अदा कर रही है वो क्या कहलाएगा? शाबाश। जो गवर्नमेंट 2,000 अदा करेगी वो क्या कहलाएगा? शाबाश, डेट इज नोन एज सब्सिडी। तो सब्सिडी एक्चुअली एक्सक्लूड हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो मसला ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। इनडायरेक्ट इसलिए इन्हें कहते हैं चूंकि ये टैक्स जो है डायरेक्ट हम गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, हम जाके सेलर को दे रहे हैं, सेलर डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर फैक्ट्री को दे रहा है, और फैक्ट्री आगे गवर्नमेंट को दे रही। तो चूंकि ये टैक्स हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, हम तो जाके मर्चेंडाइजर को दे रहे हैं, लिहाजा ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये सेल्स टैक्स है। और दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो खाद की बोरी पे, हर बोरी पे 2,000 रुपया गवर्नमेंट ने दिया है, ये सब्सिडी है। अब ये शामिल नहीं हुई, यानी एक्सक्लूड का मतलब शामिल ना होना, इंक्लूड का मतलब है इंक्लूड हो जाना। तो दो प्रॉब्लम है कि टैक्स, सेल्स टैक्स इंक्लूड हो गया है और सब्सिडी एक्सक्लूड हो गई है। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम है, इसको एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए था, उसको इंक्लूड नहीं होना चाहिए था। तो दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज। अब इसके लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या रीट्रीट करना चाहिए, इसको कैसे सेट करेगी गवर्नमेंट, अगर जीडीपी कैलकुलेट करना पड़ा, कोई जीनियस बच्चा बताए कि कैसे करेंगे इसको, फिर इसका हल क्या करेंगे? जी शाबाश, क्या करेंगे बच्चों? जी तलहा बेटा, मैंने स्विच ऑन किया हुआ बेटे।
लेट मी मैं चेक भी कर लेता हूँ आपके कहने पे, एक दफ़ा चेक भी कर लेता हूँ कि मैंने बटन ऑन किया था कि नहीं। जी बिल्कुल ऑन किया हुआ है। अच्छा बच्चों, अब इसका हल क्या करेंगे? हल ये करेंगे कि जब ओवरऑल पैसे जमा कर लेंगे तो हम इसमें से ओवरऑल जो सेल्स टैक्स है वो माइनस कर देंगे, इंक्लूड हुआ एक्सक्लूड कर देंगे, उल्टा कर देंगे ना उसको, और जो सब्सिडीज ऐड नहीं हुई वो ऐड कर देंगे। जब हम टोटल कर लेंगे वो हम बाद में कर लेंगे, वो हम बाद में कर लेंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ये बात क्लियर है बच्चों को? क्लियर है तो जी लिख कर एंटर कीजिए। तो पहला मसला क्या है, पहली प्रॉब्लम या पहली प्रिकॉशन ये है कि नॉन एक्सपेंडिचर्स को शामिल नहीं करना, क्योंकि वो एस्टिमेट ही नहीं हो सकते कि मामा ने चाय बनाई कितनी मेहनत की, पापा ने मुझे पढ़ाया कितनी मेहनत की, एस्टिमेट नहीं हो सकता, लिहाजा इसको शामिल ही नहीं करना, ये नॉन एक्सपेंडिचर, ये मुफ्त मिला है मुफ्त ही रह देना। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो भी चीज़ खरीदते हैं उसका एक सेल्स टैक्स लगा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स, वो ऐड हो जाता है, और सब्सिडी मिलती है वो ऐड नहीं होती। तो ये एक मसला है। अच्छा, अब तीसरा मसला क्या है, तीसरी प्रिकॉशन क्या है या तीसरा प्रॉब्लम क्या है? तीसरा प्रॉब्लम यह है कि जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं उस वक्त एक्सपेंडिचर कुछ और होता है, और जब हम वो चीज़ खरीद के घर ले जाते हैं तो उसकी वर्थ कुछ और हो जाती है। तो एक्सपेंडिचर एंड डेप्रिसिएशन, तो हमारे जहन में डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। वो क्या कि मुझे मेरे ऑफिस स्टाफ ने कहा कि जी हमें कंप्यूटर की ज़रूरत है, तो मैंने एक स्पेसिफिकेशन भेजी जिससे डेल का कंप्यूटर हमने ख़रीदा। डेल का कंप्यूटर उस वक्त हमने ख़रीदा 60,000 का, तो नेट प्राइस कुछ और थी उसकी, नेट प्राइस इज डिफरेंट देन द लेटर वैल्यू। तो लेटर वैल्यू कुछ और थी और प्राइस उसकी कुछ और थी। वो कैसे कि जब मैं किसी काम से फीस सेंटर गया थोड़े दिन बाद, तो मैंने ऐसे उस स्पेसिफिकेशन का कंप्यूटर पूछा कि कितने का है, तो वो कहते जी ये तो 50,000 का है। अब बताइए क्या हुआ, क्या है एक्चुअली, व्हाट हैपन्स, क्या हो गया हमारे साथ? हमने जब ख़रीदा था 60,000 का था, लेकिन जब चंद दिन बाद मैं ऐसे ही मार्केट गया और पूछा कि ये वाला जो पर्टिकुलर हमारा कह लीजिए कि ज़रूरत है, या ये जो पर्टिकुलर हमारा जो है वो कंप्यूटर जो है ये हमने ख़रीदा था, अब ये कितने का, तो वो बजाय इसके कि वो उतनी प्राइस बताते, उन्होंने हमें बहुत ही 10,000 नीचे चली गई उसकी कीमत। अब क्या कोई बच्चा बता सकता है कि 10,000 नीचे कीमत चली गई, क्यों गई है? जी शाबाश, असल में टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हमजा। और दूसरी बात यह है कि उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है, द वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड, ठीक है। तो डेप्रिशिएट हो गई है, या पुराना होने से चीज़ जो है उसकी कीमत कम हो जाती है। तो इस तरह हम रेफ्रिजरेटर लाते हैं 60,000 का, 2 माह बाद पूछते हैं तो पता लगता है कि ये तो मार्केट में वापस करने जाए तो ये 40 का भी नहीं है। तो ये क्या है कि जो चीज़ हम लेते हैं वो डेप्रिशिएट होती है। इवन एक होंडा सिविक आप ख़रीदते हैं, अल्लाह करे आप ये करेंगे कल को तो होंडा सिविक ख़रीदेंगे ना, तो होंडा सिविक आप ख़रीदते हैं तो ये होंडा सिविक जो है डेट्स कॉस्ट यू 39 लैक्स 40 लैक्स, लेकिन जब वो शोरूम से बाहर आएगी तो क्या वो 40 लाख की होगी? क्यों जी? तो ये शोरूम से बाहर आते ही इसकी कीमत जो है वो कम हो जाएगी। तो ये है एक मसला डेप्रिसिएशन का। तो 3 मसले, पहला मसला ये है कि हम कुछ चीज़ें मुफ्त हासिल करते हैं जिनकी वर्थ ही कोई नहीं पता हमें, हम शामिल ही नहीं कर सकते, नॉन एक्सपेंडिचर है। दूसरा मामला ये है कि जो चीज़ों की कीमत लगाते भी हैं वो मार्केट की कीमत होती है, और मार्केट की कीमत में सेल्स टैक्स शामिल होता है या सब्सिडीज़ शामिल नहीं की जाती। तो ये दोनों चीज़ें ही गलत हैं कि अगर बेचने वाले को 10,000 मिला तो 10,000 ही लिखना चाहिए,
लेकिन हम 8,000 लिख रहे हैं, तो सब्सिडी एक्सक्लूड हो जाती है और टैक्सेस इंक्लूड हो जाते हैं। और दूसरी तरफ मामला ये है कि एक्सपेंडिचर जो करते हैं वो चीज़ जब तक घर पहुंचती है उसकी कीमत पहले से कम हो चुकी होती है। क्लियर जी? अच्छा बच्चों, तो ये एक मेथड हो गया जिसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। अब चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, लेकिन उससे पहले एक जी लिखकर एंटर कर दिया जाए, सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि आपको इस बात की समझ आई है। क्लियर जी? सो जी, गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा बच्चों, अब यहां तक बात क्लियर होगी। अब आपको ये लिखना खुद चाहिए, यानी मैंने सेंटेंस बनाए, इतने ही सेंटेंसेस काफ़ी हैं, आप इन्हीं सेंटेंसेस में लिख दें तो डैट्स मोर देन एनफ। लेकिन येट डैट मैं इसके साथ डिटेल भेजूंगा आपको, ठीक है? अच्छा चलिए जी, अगला मेथड है जिसको आपने क्या कहा था, इनकम मेथड। एक सोच ये है कि हम ऐसा क्यों ना करें कि जितने भी लोग इस कौम के हैं उनकी इनकम को हम जमा कर लेते हैं। जितने भी लोग हैं उनकी इनकम को हम जमा कर लेते हैं। तो तमाम लोगों की इनकम को अगर हम जमा कर लें तो क्या ख्याल है, नेशनल इनकम बन जाएगी कि नहीं? यानी हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ द रिवार्ड ऑफ primary factors sum of the reward of प्राइमरी फैक्टर्स का रिवार्ड इकट्ठा कर लिया जाए ड्यूरिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग 1 ईयर। स्टोरी क्या है, बात क्या है? बात यह है कि अगर गौर किया जाए तो हमने जितनी भी प्रोडक्शन की है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से की है। या तो देखिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अलावा हमने लगाया क्या है? क्या ख्याल है? क्यों बच्चों? जो भी प्रोडक्शन की है जाहिर है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप से की है हमने। अगर हम इन सब के मुआवजों को इकट्ठा कर लें तो भी नेशनल इनकम बन जाएगी। दोबारा रिपीट करता हूं, हमने जो भी प्रोडक्शन की है वो 4 फैक्टर प्रोडक्शन से की है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हम इन चारों फैक्टर्स का रिवार्ड इकट्ठा कर लें तो भी तो नेशनल इनकम बन जाएगी। वो कैसे? देखिए, बात यह है, हम लिखते हैं इनकम सोर्स। आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं, जरा सोचिए कि उनको आमदनी कहां से आ रही है, उसकी वैल्यू जमा कर लेते हैं। अच्छा सोचिए, आपके घर के पास एक आंटी रहती हैं और वो आंटी जो है उनके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, अल्लाह ना करे कोई कमाने वाला नहीं, यानी कोई काम नहीं करता, लेकिन उन्होंने एक हिस्से घर में रहती हैं और 4 हिस्से किराए पे दिए हुए। तो उनको क्या आता है? उनको रेंट आता है, ठीक है जी। रेंट किसके अगेंस्ट मिलता है? ये मैं इधर जो लिख रहा हूं ये आपने नहीं लिखना। रेंट के अगेंस्ट क्या मिलता है? रेंट किसके अगेंस्ट मिलता है? लैंड के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये है कितना, शाबाश फारूक शान बेटे, आपका माइक खोला है। 3 बिलियन रुपीस, 3 बिलियन रुपीस। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि आप देखते हैं कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक अंकल रहते हैं, वो किसी ऑफिस में जॉब करते हैं और उनका घर सैलरी से चलता है। इसका मतलब है कि दूसरा सोर्स जो होता है वो होता है वेजिस एंड सैलरीज, वेजिस एंड सैलरीज। तो ये हो गया बच्चों 400 बिलियन, हमने इसका लगा दिया।
यानी हमने उस अंकल का अकेले का थोड़ी लगाना है, हम तो पूरी कौम के अंकल्स का लगाना है। तो लिहाजा ये किसका मुआवजा है, ये लेबर का मुआवजा है, इज अ रिटर्न ऑफ लेबर। ठीक हो गई बात, वो हमने जमा कर लिया। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज ये हम देखते हैं कि हमारे घर के करीब को बंदा रहता है, ना घर किराए पे दिया हुआ ना जॉब पे जाता। हमने एक दिन ऐसे ही पूछ लिया कि जनाब आपका काम कहाँ से चलता हुआ, जी हमने बैंक में बहुत पैसा रखा हुआ है, मुख्तलिफ लोगों को दिया हुआ है लोन पे, और वो हमें उसका इंटरेस्ट ही इतना देते हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं किसी काम पे जाने की। इंटरेस्ट आ रहा है उनको, तो डेट इज लेट्स से 400 बिलियन इंटरेस्ट आ रहा है उनको। तो इंटरेस्ट किसके अगेंस्ट आ रहा है, डेट्स द कैपिटल ही हैज़ इन्वेस्टेड। ठीक है जी। अच्छा, अब एक अंकल है बड़े अमीर है, रोज़ाना रोल्स रॉयस लैंड क्रूजर बड़ी बड़ी गाड़ियों पे आपके घर से आगे से गुजरते हैं। आप कहते हैं यार ये क्या करते हैं। एक दिन ऐसे ही आप उनको गाड़ी रोक के पूछते हैं अंकल आप क्या करते हैं, वो कहते हैं बेटा मैं बिजनेस करता हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। तो वो क्या है, वो एंटरप्रेन्योर है, वो बिजनेस करते हैं, वो कारोबार चलाते हैं और उनको मिलता है प्रॉफिट। ठीक है जी। अच्छा, तो ये जो प्रॉफिट है इसको हमने 600 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो टोटल किया इसको तो पता लगा हमारा जीडीपी जो है वो 1700 बिलियन है। जी बच्चों, मुश्किल बात तो नहीं है जी। एनीबॉडी कि जो पैसा कौम कमा रही है ज़ाहिर है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप से कमा रही है। तो लैंड के अगेंस्ट रेंट मिल गया, लेबर के अगेंस्ट वेजेस एंड सैलरीज मिल गई, इंटरेस्ट के अगेंस्ट आपको जो है वो कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट मिल गया, और आपने जो कारोबार किया उसके अगेंस्ट आपको प्रॉफिट्स मिल गए। अब ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है। ठीक है जी। तो ये बच्चों हो गया आपके प्रॉफिट्स। तो इसको हम कह देंगे ये हमारा क्या है, दिस इज आवर नेशनल इनकम और जीडीपी। तो ये हमारा जीडीपी आ गया। अब इसके अंदर भी प्रिकॉशंस हैं, देयर आर प्रिकॉशंस इन दिस मेथड एज वेल। सवाल ये है इसके प्रिकॉशंस क्या है, व्हाट आर प्रिकॉशंस ऑफ इट, कि इसके प्रिकॉशंस क्या हैं। ठीक है जी, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं। इसके प्रिकॉशंस के ऊपर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक कि मैं ज़रा चाय पीता हूँ, आप भी चाय पी लीजिए। 12 बजे हैं इस वक्त, तो 12 बजे वैसे भी मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि आपके 12 बज गए तो बड़ा मसला हो जाना मेरे लिए। तो अभी तक मैंने जीडीपी की डेफिनेशन कराई है, उसको कैलकुलेट करने के दो तरीके बताए हैं, एक एक्सपेंडिचर मेथड और एक रहा है इनकम मेथड। इनकम मेथड की प्रिकॉशंस अभी रहती हैं, और यहाँ पे हम पॉज ब्रेक ले रहे हैं, और ये पॉज ब्रेक के अंदर जब मैं रोकूंगा तो यहाँ मुझे रिकॉर्डिंग भी रोकनी पड़ेगी। लिहाजा आपको क्या करना होगा, मुझे रिकॉर्डिंग भी रोकनी पड़ेगी। तो ये दो हिस्सों में रिकॉर्डिंग मिलेगी फिर आपको। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे स्टॉप